वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स जो सीरीज चलता है इवनिंग में, उस पर आज हम लोग बात करेंगे। कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें आज जो शामिल किया गया है 27 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर्स में। आप लोग को मॉर्निंग में दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस कराया जाता है। उसके अतिरिक्त जो चीज़ें बच जाती है जो करंट अफेयर्स के नज़रिए से महत्वपूर्ण होता है, और यह सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस जो हिंदी स्टेट पीसीएस है उनके लिए, और ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सीरीज चलाया जा रहा है। तो आज इस करंट अफेयर्स सीरीज में देखते हैं कौन कौन से टॉपिक को शामिल किया गया है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो है होता है, उसमें लक्षद्वीप के 2 समुद्री तट को प्राप्त हुआ है। इससे पहले 10 थे, अब टोटल 12 हो गया है। इससे पहले हाल ही में कुछ दिन पहले ही, 1 या 2 दिन पहले ही, मैंने दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में आप लोगों को इससे संबंधित सारे विस्तृत टॉपिक को कवर किया है। तो जो करंट है, अपडेट हो रहा है, उसे आप लोग बस ऐड करते चलिएगा और आगे हम लोग बात करेंगे। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 आईआईटी मद्रास को दिया गया है। तो इसमें क्या अपडेट्स हुए हैं, किस क्षेत्र में दिए गए, सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक और भी नया टॉपिक, प्लेन लैंग्वेज एक्ट न्यूजीलैंड के द्वारा पारित किया गया है। तो यह प्लेन लैंग्वेज एक्ट है क्या, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग युक्ति आईएएस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। बहुत से कमेंट्स सेक्शन में ऐसे कमेंट आ रहे हैं जो हमें मोटिवेट कर रहा है आगे काम करने के लिए। तो इसमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए। और जो 10,000 का टारगेट है हमारा स्मार्ट क्लासेज में कन्वर्ट होने के लिए, जो 10,000 सब्सक्राइबर का टारगेट है, वो जल्द से जल्द पूरा करने में आप लोग हमारा सहयोग कीजिए। और ये देखिए, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। डायरेक्ट इसे बार कोड्स को स्कैन कीजिएगा अपने गूगल स्कैनर से, तो हमारे युक्ति आईएएस के आपको टेलीग्राम चैनल से पास ले जाएगा। आप वहाँ पर एंट्री करके जुड़ सकते हैं और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। युक्ति आईएएस पर आते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी, जिसमें आप युक्ति आईएएस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो टेस्ट अवेलेबल है आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको अवेलेबल होगा। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के सारे टेस्ट लगभग अवेलेबल है, तथा जो भी ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम उनको बूस्टर के नाम से, बूस्टर सीरीज के नाम से भी टेस्ट अवेलेबल है। आप गूगल प्ले से या तो अब तो एप्पल स्टोर से भी युक्ति आईएएस को ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐप डाउनलोड कीजिए। हमारा टैगलाइन है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना मोबाइल अपना कोचिंग। तो अपने मोबाइल को कोचिंग बनाइए। लाइक शेयर एकदम नहीं रुकना चाहिए। जल्द से जल्द जो संख्या है उसे बढ़ाने में हमारा मदद कीजिए। देखिए, छूट डिस्काउंट चल रहा है, महा ऑफर चल रहा है। दीपावली छठ के अवसर पर ये दिया गया था, तो आप लोग इसका लाभ ज़रूर लीजिए। ये बहुत ही टारगेटेड बेनिफिशरी आपके लिए वह कोर्सेज लेकर आया युक्ति आईएएस, जिसमें यूपीएससी और सीएससी एग्ज़ाम जो 2023 देने वाले उनके लिए टारगेटेड कोर्स को कंप्लीट करेगा, जिसमें आपको टॉपिक वाइज वीडियो क्लासेज होंगे, फ्री पीडीएफ होगा, रेगुलर टेस्ट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। यह वैलिडिटी 31 अक्टूबर तक है, ध्यान रखिएगा। वो भी पहले 50 स्टूडेंट के लिए। सीट लगभग फुल हो रही है, तो आप लोग जल्द से जल्द आप लोग इसमें इनरोल कराइए। जो शेष रह गए, हमारे स्टूडेंट जो शेष रह गए और जो लोग नए हैं, वो इनरोल करा सकते हैं। मटेरियल आपको देखिए, पहले आपको 3 वीडियो बन चुका है इससे रिलेटेड, तो आप उसको पहले देखिए, हिस्ट्री और पॉलिटी का। उसके मटेरियल को एनालिसिस कीजिए, क्या आपको नया चीज़ सीखने को मिल रहा है या नहीं। और जो अभ्यर्थी शामिल हुए 2022 में, वो इनके क्या वैलिड है, वैलिडिटी क्या है, इसका क्या महत्व रखता है इस कोर्स का, उनको पता है। उन्होंने ही कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है। तो आप लोग इससे भी मोटिवेट हो सकते हैं। और मात्र इसका प्राइस अभी रखा गया 1999, और इसकी जो बेस प्राइस है 4,000 था, जो 50% छूट दिया गया। तो आप इसका जरूर से लाभ उठाइए, जितने भी यूपीएससी स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं। ऐसे ही 68 बीपीएससी के लिए भी सेम ऑफर आप लोगों को लेकर आया है युक्ति आईएएस। 2,000 बेस प्राइस है इस कोर्स का, पर इसमें आपको 999 31 अक्टूबर तक पे करना, और 50 विद्यार्थी जो पहले आएंगे उनके लिए है। और ये एकदम टारगेटेड टॉपिक को कवर करेगा जो आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। वो ऐसे टॉपिक को कवर करेगा, वहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें वीडियो क्लासेज अवेलेबल होगा, फ्री पीडीएफ होगा, रेगुलर टॉपिक वाइज होगा, और टेस्ट भी होगा।
और ये सभी ऐप पर ही अवेलेबल होगा। अभी फ़िलहाल आप लोग को यूट्यूब पर दिया जा रहा है क्योंकि इससे लोग अभी हमें जाने पहचाने, पर जब ये अपने चरम पर होगा सारे चीज़ें ऐप पर ही अवेलेबल होंगी, तो आप लोग इसे लाभ लीजिए। इसे ही डेली करंट अफेयर जो अभी वर्तमान में चल रहा है, जो अभी सीरीज़ पर बात होगी, उसमें आपको यह सीरीज़ आपको यूपीएससी पीसीएस और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो काम कर रहा है उसमें आपको 199 में आपको 1 साल के वारंटी के 1 साल वैलिडिटी के साथ ये अवेलेबल है। तो आप इसे ज़रूर परचेज कर सकते हैं। 199 में आपका कुछ नहीं जाएगा, पर इससे आपको बहुत से लाभ मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। आपको जो सोर्सेज दिया जाता है पीआईबी का, गवर्नमेंट साइट का, द हिंदू का, दैनिक जागरण और भी बहुत से गवर्नमेंट साइट, ऑफिशियल साइट, वहाँ से लेकर न्यूज़ को कवर किया जाता है और यह पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट होता है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ जिनको जीएस में दिक्कत हो रही है, जिनको लगता है हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं और जीएस वीक है, तो उसके लिए लूसेंट बूस्टर सीरीज एमसीक्यू का टेस्ट अवेलेबल है, तो आप इसे ले सकते हैं 199 में अर्थात 199 में। और इसमें आपको 2500 प्रश्न एमसीक्यू सॉल्व करना होगा, जिसमें आप टॉपिक वाइज लूसेंट के टॉपिक वाइज सेक्शन को शामिल किया गया, तो आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। और यह हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही दैनिक जागरण का भी है, तो आप लोग इसे भी परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस रखा गया है, 299 1 साल के आपको की नोट सहित जो दिया जाता है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। और ये स्टूडेंट जो दैनिक जागरण हिंदी स्टूडेंट एस्पायरेंट है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के, उनके लिए चहेता यह सीरीज़ है, तो आप लोग इसे ज़रूर लीजिएगा। इसके कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट्स को पहले पढ़िए, इसकी महत्ता को समझिए, तो जाके लीजिए। देखिए कितना आपको यूज़फुल होगा। और 299 में देखिए आपका कुछ नहीं जाने वाला, पर आपको जो इससे लाभ मिलेगा ना, आप उससे वंचित हो जाएंगे। अगर जो स्टूडेंट नहीं लेता है, जो स्टूडेंट ले चुका है, उसे पता है इसकी क्वालिटी क्या है, क्या वो एग्ज़ाम ओरिएंट किस रूप से टॉपिक कवर हो रहा है, तो आप इस पैक को ले सकते हैं। और सारी चीज़ आपको ऐप पर अवेलेबल है, ऐप से जाके आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। बहुत इजी फॉर्मेट दिया हुआ है। ऐसे ही यूपीएससी का टेस्ट सीरीज आरंभ है, तो आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। जो इस बार जो 23 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए आपको ध्यान रखिएगा। तो 41 टेस्ट है, टोटल टेस्ट आपको इस प्रकार से सारे चीज़ मिलेंगे। और इसका मात्र प्राइस रखा गया 49। पहले फ्री टेस्ट दे के देखिए, जो फ्री टेस्ट आपको अवेलेबल है ऐप पर, उसके क्वालिटी को देखिए, उसके स्टैंडर्ड को देखिए और एग्ज़ाम ओरिएंट टॉपिक को देखिए, क्या उससे प्रश्न आपको यूपीएससी से क्रिएट होते या नहीं। तो आप एग्ज़ाम ओरिएंट अगर तैयारी करना चाहते हैं, टू दी पॉइंट बात करना चाहते हैं, तो युक्ति आईएएस से जुड़िए और उसका लाभ लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज के टॉपिक पर। देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक है यह, जब भी यह इससे टॉपिक आएगा ना, इससे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। और ऐसा हुआ भी है, पहले आपको इससे प्रश्न पूछा भी गया है। तो मैंने दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में है ना, पूरे विस्तृत तौर पर इसके सारे डायग्राम को बात किया। ब्लू फ्लैग क्या होता है, ब्लू फ्लैग के नियम क्या है, कौन से 30-33 नियम ऐसे हैं जो आपको 4 नियम महत्वपूर्ण कौन कौन से, किस देश के द्वारा प्रारंभ किया गया, या भारत में क्या इसके संदर्भ में भारत सरकार ने काम दिशा किया, कौन कौन से कार्य किए, सभी पर चर्चा पहले हो चुका है। जो अपडेट हुआ उसकी यहाँ चर्चा होगी, ध्यान रखिएगा। जो अपडेट हुए हैं, बस जो भी स्टूडेंट दैनिक जागरण वाले न्यूज़ इसको कवर कर रहे हैं, तो बस करना क्या, आपका जो की नोट्स मिला है दैनिक जागरण वाले में, बस इस पॉइंट को ऐड कर लीजिएगा। जो 2 टॉपिक है आपको यहाँ कवर किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग प्रमाणन आपको लक्षद्वीप के 2 समुद्री तटों को प्राप्त हुआ है, 2 बीच को प्राप्त हुआ है। लक्षद्वीप के मिनी काय थुंडी बीच, देखिए थुंडी बीच आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर समुद्री किनारा जिसे बीच को कहा जाता है। और कदमत बीच, यहाँ देखिए कदमत बीच है। जो लक्षद्वीप जो है ना, लक्षद्वीप देखिए इंडिया का ये पार्ट है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी और लक्षद्वीप, तो ये आपको जो पार्ट है इसमें आपको इस द्वीप पर मिला है। तो इन नए प्रवेशकों के साथ भारत वर्तमान में ब्लू फ्लैग प्रमाणन के 12 समुद्री तट है। नेक्स्ट स्लाइड में वो 10 का पहले से जो है जिक्र उसको कवर किया गया है, और 2 को आप लोग ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। ब्लू फ्लैग सूची में अन्य समुद्री तट में शिवराजपुर गुजरात, घोघरा दीव, कासरकोड और पुदुबद्री कर्नाटक, कप्पड़ केरल और रसीकोंडा आंध्र प्रदेश। गोल्डन बीच, देखिए गोल्डन बीच के लिए नोट है, पूरी के गोल्डन बीच जो है उड़ीसा में फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला
समुद्री तट था। तो ये प्रश्न तो ऐसे ही पूछा। दूसरा, ये 2 बार लगातार इसे प्रमाणन दिया गया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। आपको जो दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस कराया गया था वहाँ बताया भी गया था इसके संदर्भ में। तो इस प्रकार से आपको 10 ईडन पुडुचेरी में आपको यह चीज़ें आपको ध्यान रखना है। 10 पहले से थे, 2 अब टोटल 12 बीच हो गए हैं, जिसे ब्लू प्रमाणन फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। वर्ष 2021 में तमिलनाडु के कोवलम समुद्री तट और पुडुचेरी में ईडन समुद्र को ब्लू फ्लैग दिया। तो आपको यह भी प्रश्न पूछ सकता है 2021 में किसे दिया गया, 2022 में किसे दिया गया, और 2021 से 22 में कितने कितने तट को ब्लू प्रमाणन गया। तो इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 2022 में 2 गया, 2021 में 2 दिया गया, 2022 में 2 गया। इस प्रकार कुल 4 प्रमाणन दिए गए हैं इस दौरान, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे। देखिए, आपको नक्शा पहले भी आपको स्लाइड में दिया गया था जब ब्लू प्रमाणन हम लोग पढ़ाए थे। और आप लोग बोलिएगा करंट कहाँ से आता है। आप लोग दैनिक जागरण स्टूडेंट वाले जो भी है कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये मैंने टॉपिक आपको कवर किया है या नहीं किया है। जब विस्तृत टॉपिक को कवर कर दिया तो ये छोटे से आयाम जो आएगा, क्या आपसे प्रश्न कभी करंट में इसे पूछेगा तो कभी छूटने वाला है, कभी नहीं छूटेगा। तो आप इसे सीरियसली लीजिए, सीरियसली तरीके से पढ़िए। देखिए, टॉपिक ऐसे ही कवर होते हैं। अगर एक बार दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में इस पार्ट को देख लिए तो आने वाले समय में इसके बेसिक को आपको कभी नहीं देखना है। इसकी तो मैं आपको गारंटी देता हूँ। जो भी बेसिक आपको दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में करा दिया गया वही रहेगा। केवल मैं आपको क्या बोलता हूँ, करंट जो भी इस टॉपिक से होगा उसे अपडेट करना है। मैं केवल यही बात बोलता हूँ। तो केवल 2 अपडेट करना था, लक्षद्वीप में 2 को मिला। इस प्रकार टोटल 12 प्रमाणन हो गए। बाकी जो चीज़ें हैं ना, आपको सब वही चीज़ मिलेगा। जैसे ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्या होता है, तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन गैर लाभकारी जो FEE फाउंडेशन ऑफ द एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा प्रदान किया गया एक इको लेवल सर्टिफिकेट है। यह 33 कड़े पर्यावरण, शैक्षणिक, सुरक्षा संबंधी, पहुंच संबंधी मापदंडों का पालन करने के बाद FEE सदस्यों के एक समुद्र तट, मरीन या नौका विहार पर्यटन ऑपरेटरों को प्राप्त किया जा सकता है। तो अर्थात जो बीच होते हैं ना, जैसे बीच जो समुद्री तट होते हैं जहाँ पर समुद्र का जल आके भारतीय भूभाग से मिल रहा है या विश्व के कोई भी भूभाग से मिल रहा है, उसे समुद्री तट या बीच कहते हैं। तो उसके बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर पर्यावरण जहाँ होगा, जहाँ टूरिज्म डेवलप है, बेहतर साफ सफाई रखा जाता है, तो उसको इको लेवल दिया जाता है। उसी के संदर्भ में ये अपडेट है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन को समुद्री तटों, मरीनों और टिकाऊ नौका विहार पर्यटन के उच्च पर्यावरण गुणवत्ता वाले मानकों के संकेतकों के रूप में देखा जाता है। ध्यान रखिएगा, ब्लू फ्लैग कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1985 में 4 मुख्य मापदंडों के साथ शुरू किया गया था, जिसमें पानी की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन, पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण सुरक्षा के माध्यम से मीठे पानी और समुद्री क्षेत्रों में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए जो कार्य करेगा उसे ही ब्लू फ्लैग का प्रमाणन दिया गया। इसी प्रकार 2001 में यूरोप के बाहर क्षेत्रों में शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया। इससे पहले 2001 से पहले केवल यूरोपीय कंट्रियों के बीच को दिया जाता था, समुद्री तट को दिया जाता था। पर 2001 के बाद यह स्थिति बदली और अभी वर्तमान में विश्व के सभी देशों को यह दिया जाता है प्रमाण, ताकि बीच का जो समुद्री तट का जो इकोसिस्टम है सुधारा जा सके, वहाँ आपको चीज़ें बदली जा सके, वहाँ पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। और देखिए, आपको ये 20 सारे याद रखने चाहिए। मैंने उस दिन भी बताया था, गुजरात में, महाराष्ट्र में, लक्षद्वीप, गोवा में किस प्रकार से आपको सारे अपडेट्स दिए हुए हैं। तो आपको लक्षद्वीप देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। इसी तरह उड़ीसा, सभी जगह आपको मैंने, और यह आपको टेलीग्राम चैनल पर भी इसके स्लाइड शेयर किए गए थे, तो आप लोग वहाँ देख सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 1 सेकेंड, हाँ स्लाइड आ गया। थोड़ा स्लो हो जाता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इतना कोऑपरेट तो कर ही सकते हैं, फैमिलियर हो गए हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 IIT मद्रास को प्राप्त हुआ है। तो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड, याद रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड है किसी भी ऑथेंटिक क्रिएशन के लिए। जो पहली बार, मान लीजिए कोई आप नॉवेल लिखते हैं, उसके लिए आपको प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको अधिकार मिलता है, बौद्धिक संपदा अधिकार मिलता है। कोई आविष्कार करते हैं जिसमें आप पेटेंट प्राप्त करते हैं, उसमें भी आपको मिलेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड। इसी तरह
देखिए आईआईटी मद्रास को कुछ कार्य किया है, उसके लिए इसे दिया गया है। तो वो क्या है देख सकते हैं हम लोग। देखिए द नेशनल आईपी अवार्ड 2021-22, यह आपको अवार्ड दिख रहा होगा, भारत सरकार के द्वारा दिया गया, उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। तो इस फिगर को थोड़ा जूम करिए, जब पीडीएफ प्राप्त होगा ना तो आप इसे जूम करके देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, कौन कौन मिनिस्ट्री का नाम लिखा हुआ है, सारे चीज़ यहाँ दिए गए हैं और किस वर्ष के लिए दिया गया, इसका लोगो देख लीजिएगा। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आएगा। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड जो है बौद्धिक संपदा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IITM जिसे बोला जाता है को 2021-22 के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार की स्थापना वाणिज्य उद्योग मंत्रालय का, देखिए 2 बार रिपीट हो गया, सॉरी, ह्यूमन एरर होता है कभी कभी पीडीएफ में, तो उसे सुधार लिया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अब देखिए मुख्य चीज़ें समझिए पहले कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या है, इसे समझिए। कोई भी इंडस्ट्रियल पार्ट है वहाँ पर आप कोई ऐसा चीज़ डेवलप करें जो आपका पेटेंट प्राप्त है, अर्थात पेटेंट प्राप्त है जिस पर आपका ही एक आप जैसे आप मान लीजिए पेप्सी पीते हैं तो पेप्सी कंपनी होगा, इसका स्वाद है ना, स्वाद को पेटेंट किए हुए है, तो मान लीजिए यह केवल पेप्सी ही बेच सकता है, उसके स्वाद को, उसके लेवल को, सारे। इसी तरह प्रोडक्शन में है, ट्रेडमार्क में है, ब्रांड में है, पेटेंट में है, इंटरवेंशन में है, आपको इसी प्रकार सभी जगह आपको देखने, लॉ में है, कॉपीराइट्स में है। तो सभी क्षेत्रों को मिलकर इसे बौद्धिक संपदा कहा जाता है, अर्थात माइंड से जो चीज़ें की जाती है उसी को बौद्धिक संपदा कहा जाता है। तो देखिए यह कोई, ध्यान रखिएगा, पेटेंट के लिए आवेदन, अनुदान और व्यवसायीकरण का मूल्यांकन मापदंड के रूप में कार्य करता है। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह पुरस्कार प्रदान किया, क्योंकि ये मंत्री हैं इस मंत्रालय के, और ट्रॉफी प्रशस्ति पत्र के रूप में नगद पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपया दिया गया। हालांकि यह राशि बढ़नी चाहिए, मेरा यह राय है कि राशि जैसे विश्व के अन्य देशों में करोड़ों में दिया जाता है पुरस्कार, वैसे ही भारत में होना चाहिए। क्योंकि इससे देखिए होता क्या है ना, बाय प्रोडक्ट के रूप में बहुत सी चीज़ें उभर के आ गई। मान लीजिए 1 करोड़ 10 करोड़ की राशि अगर दी जाती है इन सब पुरस्कारों के लिए, तो समझिए इसके बाय प्रोडक्ट आपको इसको 100 करोड़ के, 1000 करोड़ के मिलेंगे, क्योंकि इससे प्रोत्साहन बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा और बहुत से बाय प्रोडक्ट जो उभर कर सामने आएंगे उसमें कहीं ना कहीं इसके आयाम एस्पेक्ट और भी विस्तृत होता जाएगा। तो इसे ध्यान रखना आप लोगों को सबको, तो ये सब चीज़ें आपको कवर करनी होगी, ठीक है। वार्षिक पुरस्कार उन लोगों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने बौद्धिक संपदा, नवाचार और व्यवसायीकरण के लिए व्यक्तियों, संस्थानों और संगठनों को व्यवसाय प्रदर्शित करता है। तो ये आईपी पारिस्थितिकी तंत्र विकास, समर्थन, नवाचार को बढ़ावा देता है। तो इस प्रकार से आईपी जो प्रॉपर्टी अधिकार है, बौद्धिक संपदा अधिकार है, वो कार्य करती है। तो ये आप लोग समझ में आइएगा। नेक्स्ट टॉपिक है और अंतिम टॉपिक है आज के दैनिक जो आपको डेली करंट अफेयर्स जो दिया जाता है सीरीज, तो इसमें हम लोग बात करेंगे प्लेन लैंग्वेज एक्ट न्यूजीलैंड में लाया गया है। तो ये क्या है, जैसे न्यूजीलैंड प्लेन लैंग्वेज एक्ट लाया गया जिसमें सरल भाषा एक लाना है जो सभी भाषाओं को संग्रह करेगा। तो उसी तरह देखिए प्लेन लैंग्वेज एक्ट न्यूजीलैंड की सरकार द्वारा पारित की गई। तो पीटी फैक्ट तो आपको यहीं से पूछ देगा, तो आप लोग इसे कवर कीजिएगा। इस अधिनियम में सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों, वेबसाइटों को सरल और आसानी से समझने योग्य अंग्रेजी भाषा को उपयोग करने के लिए आवश्यकता है, ऐसा इस एक्ट में बोला गया है। अर्थात कहने का मतलब है कि एक ऐसे भाषा का विकास करना जो सभी लोगों तक पहुंच स्थापित करता है। तो इसमें आपको प्लेन लैंग्वेज एक्ट के तहत यह आएगा। उद्देश्य क्या है इस अधिनियम का, प्लेन लैंग्वेज एक्ट उद्देश्य संचार को स्पष्ट करेगा। जो भी संचार होगा, संचार का साधन व्यक्ति तक संचार होगा, एक व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों तक संचार होगा। तो संचार करने का माध्यम स्पष्ट करेगा, वो भाषा का होगा, बोली का होगा, जो भी हो। स्पष्ट, समावेशी और आम विकास के लिए आसानी से सुलभ बनाकर सार्वजनिक सेवाओं के दक्षता, जवाबदेही को सुधार करना इसका लक्ष्य होगा। इस विधेयक के अनुसार सादी भाषा एक ऐसी भाषा होगी जो सादी या सरल भाषा, यहाँ समझिएगा, जो लक्षित दर्शकों, लक्षित उद्देश्यों को पूरा कर एक बार पढ़ने के बाद, समझने के बाद सक्षम होगा। अर्थात एक ऐसे भाषा को निर्माण करेगा जो सभी लोगों तक पहुंच स्थापित कर सकेगा।
अब इतना यह महत्वपूर्ण क्यों है यह समझिएगा। यहाँ पर एक चीज़ टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, जैसे कौन सी भाषा एक सरल भाषा का निर्माण करती है। हालांकि प्लेन लैंग्वेज एक्ट एक निर्दिष्ट नहीं करता है कि कौन सी भाषा सरल भाषा का गठन करती है। अधिनियम सरल अंग्रेजी के उपयोग के लिए अभिप्रेरित है। यह अधिनियम आधिकारिक दस्तावेजों, वेबसाइटों और देखिए माओरी भाषा न्यूजीलैंड की स्वदेशी लोगों की एक भाषा है का उपयोग को प्रतिबंधित नहीं करती है। कहने का अर्थ यह है कि यह जो वहाँ की मातृभाषा उसे रोकेगी नहीं, उसके उत्थान और जो भी संबंधित कार्य है वो किया जाएगा, पर सभी लोग इस क्षेत्र से लेकर इस क्षेत्र तक, इस क्षेत्र से लेकर इस क्षेत्र तक और इस क्षेत्र से लेकर इस क्षेत्र तक सभी लोगों को भाषा की सरल समझ विकसित करने के लिए एक प्लेन लैंग्वेज कॉन्सेप्ट लेकर आया गया है, जो सभी लोकल जो मातृभाषा, देखिए भारत में जैसी विविधता है उतनी विविधता यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए यह आसान प्रतीत होता है कि वहाँ पर इस प्रकार की कॉन्सेप्ट डेवलप हो सकते हैं, पर भारत जैसे विविधता वाले देश में जहाँ हर कोश पर आपकी भाषा बोली चेंज हो जाती है, ऐसी कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो हिंदी भाषी या तो दक्षिण द्रविड़ भाषी जो है जो कॉन्सेप्ट वाद है उत्पन्न होता है। इसी तरह पूर्वोत्तर वाली भाषा, उत्तर जो हिमालयन क्षेत्र की भाषा, ये भी आपको देखने को मिलेगी। तो भारत में ऐसी कल्पना की गई है पर वो धरातल पर अभी तक नहीं आई है। तो यह आपको यहाँ समझना होगा, न्यूजीलैंड के संदर्भ में चीज़ें आई हैं। और प्रमुख विशेषता क्या इसकी है, यह कानून मुख्य रूप से उन लोगों को लाभान्वित करेगा जो अंग्रेजी में अपनी दूसरी भाषा के रूप में बोलते या कम शिक्षित हैं। तो यह भी एक सरल भाषा के रूप में आएगी। तो देखिए इसका लैंग्वेज सरल किया जाएगा, न कि ऐसा नहीं कि अंग्रेजी पहले से उपयोग न्यूजीलैंड में नहीं हो रही है, क्योंकि यह इंग्लैंड का उपनिवेश था। तो यहाँ पर अंग्रेजी उपयोग की जा रही है, पर भाषा में जो क्लिष्टता है ना, तो भाषा की क्लिष्टता को कम किया जाएगा, इसका उद्देश्य यह है। तो आप इसको समझिएगा ताकि और भी जो भाषा के लोग हैं जो नहीं बोल पाते, कम पढ़े लिखे हैं, वो सरलता से इस भाषा का उपयोग कर सकें। तो इसका उद्देश्य देश में नौकरशाही को, शब्द जाल और जटिल भाषाओं को हटाकर न्यूजीलैंड के अधिक समावेशी लोकतंत्र को बनाना है। तो शब्दों का जो जटिल भाषाओं का जो शब्द जाल है उसे कम करने का उद्देश्य है। तो भारत में भी ऐसे ही कुछ कार्य करने की जरूरत है ताकि जो आम लोगों की भाषा है ना उसको समझ सके। एक मैं केस स्टडी देख रहा था, आप लोगों को ध्यान होगा, एमपी में कोई घटना घटी है और उस पर जो सीएम है उस पर एक्शन भी लिए हैं। कोई व्यक्ति एसडीएम था या एडीएम शायद थे, कोई एसडीएम या एडीएम रहे हैं पद पर, प्रशासनिक अधिकारी समझिए, प्रशासनिक अधिकारी हैं, और वो उन पर एक दिव्यांग आता है उनके जनता दरबार में और उनके ऑफिस से बाहर कुछ चीज़ें हैं ना वो बोलता है। दिव्यांग है, उसकी स्थिति, मानसिक स्थिति क्या होगी आप लोग और हम लोग समझ सकते हैं। वो कार्यालय में आता है तो वो कुछ ऐसा एक्टिविटी कर देता है जिसके आधार पर है ना एडीएम है वो थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और उनको जो दिव्यांग है बाहर बदसलूकी की जाती है वहाँ के स्टाफों के द्वारा। तो सीएम उनको लाइन हाजिर कर देते हैं एडीएम को। तो यहाँ समझिए कि यहाँ पर क्या है, सरल भाषा भी कहीं ना कहीं अगर होगा तो लोग समझ सकेंगे, व्यवहार में परिवर्तन होगा, औपनिवेशिकवाद जो है वो लाल फीताशाही वो कम होगा। यह सब केस स्टडी है, आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं अपने अध्ययन अध्यापन में, ताकि जब यूपीएससी का आंसर लिखे, पीसीएस का आंसर लिखे तो आप केस स्टडी के तौर पर चीज़ों को समझा सके कि किसी घटना के साथ कौन सी घटना जुड़ी हुई है, उसका प्रभाव क्या है, उसका किस रूप से निराकरण होना चाहिए इस प्रकार की समस्याओं का। अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो निश्चित मानिए आपका आंसर राइटिंग बहुत ही उम्दा होगा और भी बेहतर होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग फिर कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए, युक्ति आईएएस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और 10,000 का जो टारगेट है कोशिश कीजिए नवंबर समाप्त होते होते इसे पूरा कर लेने का, ताकि हम लोग और भी स्मार्ट क्लासेज में कन्वर्ट हो सके और बेहतर आपको स्लाइड के साथ, लाइव क्लासेज के साथ आप लोग के साथ हम लोग चीज़ों को एक्सप्लेन करें और बेहतर आपको एक इन्वायरमेंट दे स्टडी के लिए। इस बार कोड को स्कैन करके आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बेल आइकन को दबाइएगा
नेक्स्ट आप लोग थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो देखने के लिए। फिर हम कल मिलते हैं नए वीडियो तक। जय हिंद,